हेलो बच्चों, आज हम 10th की वर्कशीट 35 करेंगे, जिसके अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद में से जिस हिस्से में ब्रिटेन के बनने की कहानी बताई गई है वो पढ़ेंगे। ब्रिटेन, जिसको आप इंग्लैंड भी कहते हो, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हो, वो कैसे बना वो पढ़ेंगे। अब इसमें जो ये ब्रिटेन है उसके अंदर जो राष्ट्रवाद आया वो ना तो कोई उथल पुथल यानी कि लड़ाई झगड़े से, ना ही क्रांति से आया। ये एक लंबी प्रोसेस या प्रक्रिया के अधीन आया है ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रवाद। और वहाँ जो ब्रिटेन है वो 18वीं शताब्दी में भी एक स्वतंत्र देश नहीं था, राष्ट्र राज्य नहीं था। ये वही ब्रिटेन है जिसके लोग अंग्रेज हमारे देश में 16वीं शताब्दी में आए थे। मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे उस टाइम भी ब्रिटेन स्वतंत्र देश नहीं था, स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, लेकिन फिर भी ये दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था और वहाँ पर एक अंगल राष्ट्र था, जिसके लोगों के पास धन दौलत ज़्यादा आ जाने के कारण वो शक्तिशाली हो गया था और अपने आसपास के क्षेत्रों पर या राष्ट्रों पर और द्वीप समूहों पर कब्जा कर रहा था। और अंगल राष्ट्र की एक संसद थी जिसने वहाँ पर जो राजतंत्र था उसको ख़त्म कर दिया था। और फिर उसने उसका आसपास का जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे उनको 1707 में एक एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का हिस्सा बना दिया था। और उसके बाद एक आयरलैंड है। आयरलैंड को भी आयरलैंड के जो लोग थे उन्होंने क्रांति करी थी। वो नहीं चाहते थे कि वो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में शामिल हों, लेकिन आयरलैंड के लोगों की जो क्रांति थी 1798 में उन्होंने करी थी, वो असफल हो गई थी। वो मतलब उनको हरा दिया था इन्होंने, अंगल राष्ट्र के लोगों ने, और जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था। और फिर जब ब्रिटेन बन गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, उसके बाद जो नए नए चिन्हों को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटेन बनने की कहानी क्या है कि वहां पर राष्ट्रवाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद आया था। कोई लड़ाई झगड़े या क्रांति से राष्ट्रवाद नहीं आया था। वहां पर जिस जगह ब्रिटेन बना वहाँ एक अंगल राष्ट्र था। अंगल राष्ट्र के लोगों के पास धन संपदा ज्यादा आ गई थी, जिसके बाद वो शक्तिशाली होने के कारण अपने आसपास के जो राष्ट्र थे या द्वीप थे उनके ऊपर कब्जा करता जा रहा था। और आपको इतना याद रखना है कि जो 18वीं शताब्दी तक जो ब्रिटेन है वो राष्ट्र राज्य या स्वतंत्र देश नहीं था। जब अंगल लोगों ने दूसरे अपने आसपास के क्षेत्रों और द्वीप समूहों पर कब्जा करना शुरू करा तो ब्रिटेन बनना शुरू हुआ था। और जो अंगल राष्ट्र के लोग थे उन्होंने क्या करा, फिर उनकी जो संसद थी कानून बनाने वाली, उसने राजतंत्र को खत्म कर दिया 1688 में। और 1707 में इन्होंने इंग्लैंड, जो इनके आसपास का क्षेत्र था अंगल राष्ट्र के लोगों के, उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया एक एक्ट के तहत और इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का नाम दे दिया मिलाकर। और फिर एक आयरलैंड था, वहाँ के लोगों को भी इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में मिलाना चाहा, लेकिन वहाँ के लोगों ने 1798 में क्रांति कर दी थी। तो लेकिन फिर भी इन्होंने अंगल राष्ट्र के लोगों ने उनको हरा दिया था और 1801 में जबरदस्ती आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में मिला दिया था। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनने के बाद फिर नए नए प्रतीकों को खूब बढ़ावा दिया गया था। और ऐसे ही आपको मैंने हेमसबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के हेम्सबर्ग साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बारे में बताया है कि इन दोनों साम्राज्यों के अधीन यूरोप के बहुत सारे राष्ट्र थे, या बहुत सारे यूरोप के जो देश थे वो हेम्सबर्ग साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के गुलाम थे। और उनमें से एक जो ऑटोमन साम्राज्य में से की कहानी पढ़ते हैं हम, कि ऑटोमन साम्राज्य के अंदर एक यूनान राष्ट्र था, जिनके यूनान लोग थे, तो वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे 15वीं शताब्दी में। और उनके अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आ गया यूनान के लोगों के अंदर, फ्रांस के लोगों की क्रांति देखकर जो 1789 में हुई थी।
और अब यूनानी लोगों को के अंदर ये तीव्र भावना आ गई थी राष्ट्रवाद की कि उन्होंने अपने एक यूनान राष्ट्र अलग बनाना है ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी पाकर। और 1821 में यूनान के लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई भी शुरू कर दी थी अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, जिसमें यूनान के लोगों की हेल्प निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने भी की थी और पश्चिमी यूरोप के लोगों ने भी उनकी हेल्प की थी यूनान के लोगों की। और उस टाइम जो रोमानी राष्ट्रवाद फैला हुआ था कि मतलब कवि और कलाकार ऐसी वो लिख रहे थे, ऐसा लेखन लिख रहे थे जिससे लोगों के अंदर कविताएं कहानियां वगैरह ऐसी लिख रहे थे जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्यार पैदा हो। तो यूनान के लोग जब ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, तो निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने भी उनकी हेल्प की थी, पश्चिमी यूरोप के लोगों ने भी हेल्प की थी, कवियों और कलाकारों ने भी उनकी हेल्प की थी। एक अंग्रेज कवि ने तो उनके लिए युद्ध में लड़ने के लिए पैसा भी इकट्ठा किया था, लेकिन वो बेचारा 1824 में एक बुखार के कारण जब यूनान के लिए ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में वो लड़ने गया था अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, उसने पैसे भी इकट्ठे करे थे, तो लेकिन लड़ाई लड़ते हुए 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यूनान जो राष्ट्र है स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि के बाद। 1832 में कस्तुनतुनिया की एक संधि हुई थी और उसके बाद यूनान एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और उसको मान्यता भी मिल गई थी। और अब इसके बाद यूनान बन गया, मतलब वो ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद हो गया 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं एक ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही एक बाल्कन क्षेत्र था जिसमें अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। यूरोप के अंदर याद रखो एक बाल्कन समस्या थी, मेन समस्या थी वहाँ पर, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें यूरोप की सारी शक्तियां जो अपने आप को महाशक्तियां कहलाती थी वो बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करना चाहती थी। और पहला विश्व युद्ध भी बाल्कन के को हासिल करने के कारण सब जो यूरोप की सारी महाशक्तियां बाल्कन क्षेत्र को हासिल करना चाहती थी, जिसके कारण पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बाल्कन क्षेत्र या बाल्कन समस्या इतनी पॉपुलर है कि जिसको हासिल करने के लिए यूरोपीय महाशक्तियों की लड़ाई ने पहले विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। तो बाल्कन जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग रहते थे और जिन क्षेत्रों का नाम आजकल रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि हैं, ये सारे उस समय बाल्कन क्षेत्र के अंदर आते थे। और इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे उनको स्लाव लोग कहा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा जो हिस्सा था, बाल्कन क्षेत्र का जो एक बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आता था। बाल्कन के अंदर रोमानी राष्ट्रवाद फैलता जा रहा था और जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके अधीन जितने वो देश थे वो धीरे धीरे करके ऑटोमन साम्राज्य से लड़कर आज़ादी प्राप्त करते जा रहे थे। और बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने भी अपने आप को कोशिश कर रहे थे, जो स्लाव लोग थे बाल्कन क्षेत्र के वो भी कोशिश कर रहे थे ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र करवाने की। और जो बाल्कन क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो क्या कहते हैं यूरोप की महाशक्तियां थी वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहती थी। बाल्कन क्षेत्र के अंदर यूरोप की जो महाशक्तियां थी वो सारी उसके ऊपर कब्जा करना चाहती थी, जिसके कारण उन शक्तियों के लड़ाई झगड़े के कारण बाल्कन क्षेत्र टकराव का क्षेत्र बन गया। और हर कोई बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की जितनी भी महाशक्तियाँ थी वो चाहती थी कि बाल्कन क्षेत्र का ज़्यादा हिस्सा हमारे पास आ जाए। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त
कंपटीशन हो रहा था, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, जिससे ये समस्या गहराती जा रही थी। बाल्कान क्षेत्र को लेकर यूरोप की जो महाशक्तियां थी वो आपस में लड़ रही थी, और ये समस्या धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, और इसने धीरे धीरे पहले विश्व युद्ध का रूप ले लिया। बाल्कान क्षेत्र आप पढ़ लेना, बाल्कान क्षेत्र क्या था। उसमें अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, और जो आजकल जो आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया वगैरह ये जो एरिया ये आप याद कर लेना, ये बाल्कान क्षेत्र में आते थे। और आपको पता होना चाहिए बाल्कान क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उनको स्लाव कहा जाता था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाल्कान क्षेत्र में क्या फैला था, रोमानी राष्ट्रवाद फैला था। और बाल्कान अपने आप को आजाद किससे करवाना चाहता था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन। उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरे बाल्कान पर तो कब्जा नहीं था, लेकिन बाल्कान के बड़े क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य उस समय कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि इसके अधीन जितने भी राष्ट्र राज्य थे वो आज़ादी प्राप्त करते जा रहे थे। और इधर बाल्कान में भी रोमानी राष्ट्रवाद आ जाने के कारण लोगों के अंदर भावना जगी कि वो ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र करवा लें। और जो क्या है, ये जो बाल्कान क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र था जिसको यूरोप की हर महाशक्ति हासिल करना चाहती थी, जिसके कारण बाल्कान क्षेत्र में ज़्यादा टकराव हो रहे थे, और ये टकराव गहराते जा रहे थे, जिन्होंने ये जब इस बाल्कान की समस्या बढ़ी तो इसने पहले विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। यदि आप कभी अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि आप कभी लॉर्ड बैरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की हम भी अगर हम कभी लॉर्ड बैरन की जगह होते हम भी वही भूमिका निभाते जो लॉर्ड बैरन ने निभाई थी। क्योंकि जो स्वतंत्रता प्राप्त करना हर देश का अधिकार है, और हर हर देश को, हर राष्ट्र को स्वतंत्र होना भी चाहिए। और किसी भी देश को दूसरे देश को अपना गुलाम बनाना नहीं चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए। और जो भी, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई देश है, उसको यही कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद भी आज़ाद रहे और वो दूसरे लोगों को भी आज़ाद रहने दे। और जैसे लॉर्ड बैरन ने यूनान के लोगों की हेल्प की थी, मतलब पैसा इकट्ठा किया था कि यूनान के लोग, मतलब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाए। और हम भी वही करेंगे। हम भी अगर हम भी उनकी जगह होते तो अगर किसी देश को ज़रूरत होती हमारी उसको आज़ाद करवाने में, तो हम भी वही भूमिका निभाते जो लॉर्ड बैरन ने निभाई थी। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उत्तर पुत्र या क्रांतिकारी अवधि का लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। आप ऊपर पढ़ चुके हो कि ब्रिटेन था जो वहाँ किसी लड़ाई झगड़े या क्रांति के कारण लोगों के अंदर देश के प्रति प्यार नहीं जगा था। वहाँ पर अंग्ल राष्ट्र था जिसने जो कि जो अंग्ल राष्ट्र के लोग थे अमीर थे, और अमीरी के कारण वो शक्तिशाली होते जा रहे थे और अपने आसपास के द्वीपों और राष्ट्रों पर कब्जा करते जा रहे थे। और उन्होंने संसद, जो अंग्ल राष्ट्र की संसद थी, उसने राजतंत्र भी खत्म कर दिया था। उन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के 1707 में एक किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया था। फिर उन्होंने आयरलैंड के लोग मतलब शामिल भी नहीं होना चाहते थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनको भी मिला लिया था। इस तरीके से ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। बाल्कान राज्यों की स्थिति पर एक बाल्कान क्षेत्र हमें पता है कि ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ऑटोमन साम्राज्य का पूरी तरीके से उसके ऊपर कब्जा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़े हिस्से पर था। और बाल्कान क्षेत्र के लोग रोमानी राष्ट्रवाद आ जाने के बाद और बाल्कान क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जो देश थे वो अपने आप को आज़ाद करवाते जा रहे थे, तो इसलिए बाल्कान के लोग थे, जो स्लाव लोग थे, उनको भी लगता था कि उन्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन बाल्कान क्षेत्र के ऊपर यूरोप की बहुत सारी जो महाशक्तियाँ थी वो कब्जा करना चाहती थी, जिसके कारण उनके बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा था। और वहाँ की बाल्कान की समस्या बड़ी हो गई जब वहाँ
कब्जा करने वाले लोगों के कारण राष्ट्रवाद पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 1789 के पश्चात ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। हमने देखा कि जब 1789 में क्रांति को देखकर जो यूनान के लोग थे जो कि ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे 15वीं शताब्दी में, उन्होंने फ्रांस के लोगों के अंदर जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था उसको अपनाया और ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध वो लड़े लोग और उनके साथ निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने भी, पश्चिमी यूरोप के लोगों ने भी दिया और कवि और कलाकारों ने भी दिया। और एंड पे कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 में जो यूनान था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र भी बना और उसको मान्यता भी मिली। और ये जो वर्कशीट है ये बहुत अच्छी वर्कशीट है। अगर इसको आप ध्यान से समझ कर पढ़ लोगे तो आपके जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा। और वो लंबा होते हुए भी इन वर्कशीट्स ने के द्वारा आप उसको एक छोटा सा वो बना सकते हो, मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि आपकी समझ में आ जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है और वो इसको उसको उसके जो मेन पॉइंट्स हैं इन वर्कशीट्स में दे दिए गए हैं, जिससे ये चैप्टर आपका आसान हो गया है। और कल हम अगली वर्कशीट पढ़ेंगे 36